6 साल के भानु के मम्मी पापा दोनों पुलिस में होते हैं। भानु की मम्मी पापा ड्यूटी पर जा रहे होते हैं। मम्मी पापा बाय, जल्दी लौट कर आना और मेरे लिए एक एरोप्लेन लेकर आना। हाँ बेटा, जरूर लेकर आएंगे। और तुम दादी दादा को ज्यादा परेशान मत करना। नहीं करूँगा। और अपनी पैंट में सूसू मत करना। जब भी सूसू लगे तो दादा या दादी को बता देना। हाँ मम्मी, बता दूंगा। भानु अपनी दादी के साथ पार्क में चोर पुलिस खेल रहा होता है। भानु झाड़ियों में छुपा होता है। उसकी दादी पहुंच जाती है। पकड़ लिया, मैंने भानु को पकड़ लिया। दादी, इस बार आप चोर बनो, मैं पुलिस बनूंगा। आप छुपो और मैं आपको ढूंढ लूंगा। ठीक है, बड़ा होकर क्या बनना चाहते हो? मैं बड़ा होकर मम्मी पापा की तरह पुलिस वाला बनना चाहता हूँ। कुछ समय बाद भानु के मम्मी पापा लौट आते हैं। ये हुर्रे! मम्मी पापा आ गए। पापा, आप मेरे लिए एरोप्लेन लेकर आए? हाँ बेटा, ये रहा तुम्हारा एरोप्लेन। मम्मी, इसने सूसू तो नहीं की? भानु अपनी दादा के साथ पार्क में घूमने जाता है। उसके दादा उसे लंबाई बढ़ाने वाले झूले पर लटका देते हैं। देखो, अगर तुम्हें भी अपने मम्मी पापा की तरह पुलिस में जाना है तो रोजाना ऐसे ही लटका करो। एक दिन भानु की मम्मी पापा का कार एक्सीडेंट हो जाता है और वो दोनों मर जाते हैं। भानु के दादा दादी भानु की परवरिश करते हैं। भानु जब 18 साल का हो जाता है तो पुलिस में जाने की तैयारी शुरू कर देता है। सुबह 4 बजे उठकर ही वो दौड़ने जाता है। लंबी कूद, ऊंची कूद, वो सब की खूब प्रैक्टिस करता है। एक दिन भानु हाइकिंग के लिए पहाड़ों पर जाता है। उसी समय उसके पैर में एक सांप काट लेता है। भानु तुरंत अपना चाकू निकालकर सांप के काटे हुए जगह पर चाकू से कट लगा देता है। उसके बाद वो अपनी शर्ट फाड़कर अपने पैर पर जगह जगह बंद लगा देता है ताकि सांप का विष निकल जाए और वो पूरे शरीर में न फैले। लेकिन खून ज्यादा बह जाने की वजह से भानु वहीं पर बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आता है तो वो खुद को अपने दादा दादी के साथ हॉस्पिटल में पाता है। अरे दादी, मैं हॉस्पिटल तक कैसे पहुंचा? बेटा, 2 लोग तुम्हें यहाँ लेकर आए। तुम 3 दिन से बेहोश पड़े हो और तुम्हें खून की कई बोतलें चढ़ा चुके हैं। आज तुम्हारा फिजिकल टेस्ट था, लेकिन तुम्हारा वेट खून बहने की वजह से कम हो गया है। कल तुम्हारी यहाँ से छुट्टी हो जाएगी। मजबूरी में भानु एक सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करने लगता है। कुछ दिनों बाद भानु के दादा की मृत्यु हो जाती है। बेटा, मैं बीमार रहती हूँ और तुम ड्यूटी पर चले जाते हो। यहाँ ना तो कोई खाना बनाने वाला है और ना ही मेरा ध्यान रखने वाला। तुम शादी कर लो, घर में लड़की आएगी तो कम से कम काम में हाथ बटा देगी। एक दिन भानु और उसकी दादी एक लड़की को देखने जाते हैं। बेटा, तुमने क्या कर रखा है? जी, मैंने बीए कर रखा है। बेटा भानु, क्या तुम्हें लड़की पसंद है? हाँ दादी जी। श्वेता जब भानु के घर जाती है तो वो भानु के घर पर भानु के मम्मी पापा की पुलिस वर्दी में तस्वीर लगी हुई देखती है। जब तुम्हारे मम्मी पापा दोनों पुलिस में थे तो तुमने पुलिस में जाने की तैयारी क्यों नहीं की? भानु फिर उसे अपनी पूरी कहानी सुनाता है कि कैसे बिल्कुल अंतिम समय पर उसकी किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया। मेरे दादा दादी और मम्मी पापा का यही सपना था कि मैं पुलिस में जाऊंगा, लेकिन ईश्वर की मर्जी के खिलाफ इंसान क्या कर सकता है। मैं तुम्हारे मम्मी पापा का सपना पूरा करूंगी। मैं पुलिस में जाने की तैयारी करूंगी और तुम मेरी तैयारी करवाना। अगले दिन से भानु श्वेता को तैयारी कराने में जुट जाता है। वे दोनों रोजाना 10 किलोमीटर दौड़ते हैं।
भानु श्वेता को लंबी कूद, ऊंची कूद सब कुछ सिखा देता है। श्वेता पुलिस का रिटन टेस्ट पास कर भी लेती है। अब फिजिकल टेस्ट की बारी है। एक दिन श्वेता सीढ़ियों से उतर रही होती है तो उसका पैर फिसल जाता है और उसके सर पर चोट आ जाती है। बेटी, अब तुम्हें आराम की जरूरत है। तुम फिजिकल टेस्ट की तैयारी मत करो। नहीं दादी, मेरे सर पर चोट जरूर लगी है, लेकिन फिर भी मैं अपनी तैयारी जारी रखूंगी। श्वेता पट्टी पहनकर ही ऊंची कूद, लंबी कूद और रनिंग की प्रैक्टिस जारी रखती है। जब फिटनेस टेस्ट की बारी आती है तो तब तक श्वेता के सर की चोट भी ठीक हो जाती है। वो सभी लड़कियों में सभी टेस्टों में फर्स्ट नंबर पर आती है और पुलिस में भर्ती हो जाती है। श्वेता, मुझे तुम पर बहुत गर्व है कि तुमने इतनी परेशानियों के बावजूद भी पुलिस वाली बहू बनकर दिखा दिया। दोस्तों, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि जब हम अपने टारगेट को पाना चाहते हैं तो रास्ते में कुछ कठिनाइयां भी आती हैं। हमें उन कठिनाइयों से हार ना मानकर अपना प्रयास जारी रखना चाहिए, तभी सफलता मिलती है। ये है रिटायर्ड जनरल भीमसेन जी। वैसे तो ये रिटायर्ड हैं, लेकिन अब भी इनकी मेजर वाली ठाठ है। विमला, सुबह के 7 बज गए हैं। लाई जी, ये लीजिए। तुम आजकल बहुत लेट हो रही हो। मैं कोई आपकी जवान हूँ जो हमेशा वक्त पर रहूं? जरा मेरी उम्र का भी ख्याल कर लीजिए। अरे विमला, तुम एक आर्मी वाले की पत्नी हो, तुम्हें हमेशा फिट रहना चाहिए। हाँ हाँ। वैसे तुम्हारे लिए एक गुड न्यूज है। क्या? मैंने बलदेव का रिश्ता मेरे मेजर दोस्त जगदीश की बेटी दुर्गा के साथ तय कर दिया है। मुझे बताए बिना? खैर, दुर्गा करती क्या है? और क्या, हमारे बलदेव की तरह सैनिक है। क्या? आर्मी वाली बहू? हाँ, ऐसी बहू जो देश की सेवा कर रही है। वो सब तो ठीक है, लेकिन मैं ऐसी बहू चाहती थी जो हमारी सेवा करे, हमारे साथ रहे। हमारी सेवा? क्यों? हमें क्या हुआ? तुम्हें तो गर्व होना चाहिए कि तुम्हारी होने वाली बहू सैनिक है। पर मेरी बात तो सुनिए। अब कोई बहस नहीं, जल्द ही दोनों की शादी कर देंगे। भीमसेन ने अपनी पत्नी की एक ना सुनी। कुछ महीनों बाद बलदेव घर आया। भीमसेन और विमला उसे देखकर बहुत खुश थे। कितने दिनों की छुट्टी है? 1 महीने की पापा। अच्छा है, फिर तैयारी शुरू कर दो। किस चीज की तैयारी? तुम्हें अपने बैचमेट याद है दुर्गा? हाँ, मैंने तुम्हारी और दुर्गा की शादी तय कर दी है। बलदेव बहुत खुश था क्योंकि उसे दुर्गा पसंद थी, पर विमला दुखी थी क्योंकि उसे ऐसी बहू चाहिए थी जो उसकी सेवा करे, ना कि देश की। कुछ ही दिनों में भीमसेन ने बलदेव और दुर्गा की शादी करवा दी। विमला नाखुश थी, पर भीमसेन के आगे उसकी कहाँ कुछ चलती थी। कुछ दिनों तक दुर्गा ने अपने सास ससुर की अच्छी सेवा की। बेटी दुर्गा, तुम्हारा ज्वाइनिंग लेटर आया है। तुम्हें और बलदेव को अगले हफ्ते ही ज्वाइन करना होगा। जी पापा। यहाँ बलदेव और दुर्गा दोनों अपनी बैग्स पैक करने लगे और विमला उदास हो गई और अगले ही दिन दोनों चले गए। विमला को आजकल घर खाली खाली लगने लगा, इसलिए मैंने आपसे कहा था कि आर्मी वाली बहू नहीं चाहिए। वो कहाँ हमेशा के लिए गए हैं? कुछ ही दिनों की बात है। जंग खत्म होने के बाद तुम्हारे पास ही वापस आएंगे। दुर्गा और बलदेव और उनके कुछ साथी आतंकवादियों से लड़ रहे थे। बलदेव बहुत बहादुरी से आगे बढ़ा, पर वो दुश्मनों की गोलियों से घायल हो गया। और फिर बलदेव को बचाने के लिए दुर्गा ने अपनी जान जोखिम में डाली। उसने दुश्मनों को मारा और बलदेव को सही सलामत हॉस्पिटल ले गई। आर्मी हॉस्पिटल में डॉक्टर ने बलदेव का अच्छे से इलाज किया।
कुछ दिनों बाद जंग खत्म हुई और बलदेव और दुर्गा दोनों घर लौटे। विमला ने अपनी बहू को गले लगाया। आज तुम्हारी वजह से मेरा बेटा सही सलामत घर लौटा है, तुम्हारा शुक्रिया। माँ जी, ये मेरा फर्ज था। विमला ने दुर्गा को गले लगाया। मैं नहीं कहता था, तुम्हें अपनी बहू पर गर्व होगा। क्यों ना हो, आखिर मेरी बहू आर्मी वाली है। रेखा 10वीं में पढ़ने वाली एक स्टूडेंट है जो पढ़ाई में बहुत अच्छी है। आइए आइए शर्मा जी, मैं आपका ही इंतजार कर रही थी। क्यों, रेखा से कोई गलती हुई क्या? नहीं नहीं, वो तो हमारे स्कूल की शान है। इस बार की 6 महीने की परीक्षा में भी वो फर्स्ट आई है। ऐसी ही मेहनत करती रही तो जरूर टॉप करेगी। हाँ, जरूर करेगी। रेखा के पापा उसकी पढ़ाई को लेकर बहुत खुश थे। रेखा के पापा पीटी टीचर थे, इसीलिए रोज सुबह रेखा और उसके पापा दौड़ने जाया करते थे। फास्ट पापा, जल्दी। अब मेरी उम्र हो गई है। कोई उम्र नहीं हुई है, आप बस आलसी हो गए हैं। देखिए देखिए, आपकी तोंद निकल आई है। मेरी कोई तोंद वोंद नहीं निकली, मैं अब भी तुम्हें हरा सकता हूँ। शर्मा जी जी जान लगा देते थे, लेकिन अब वो रेखा से जीत नहीं पाते थे। फिर वो दोनों पार्क में रुककर एक्सरसाइज किया करते थे। रोज रेखा अपनी सहेली पूजा और दिव्या के साथ स्कूल जाया करती थी। रास्ते में कुछ आवारा लड़के एक पान की टपरी के पास खड़े रहकर उन्हें छेड़ा करते थे। आय हाय जाने मन, भाई भाई उसको देख, आ दिखती है, एकदम गजब। हमका ये तेज तर्रार बहुत पसंद है। सुबह जब ये दौड़ती है ना तो अंग अंग में बिजली दौड़ जाती है। रेखा और उसकी सहेलियां इन लड़कों से परेशान थी। रेखा के पापा ने पुलिस कंप्लेन भी की। उसके बाद कुछ दिनों तक वो लड़के गायब हैं ये देखकर रेखा और उसकी सहेलियां बहुत खुश थीं। पर 1 महीने बाद वो तीनों आवारा लड़के वापस आ गए। हमारी वाली आ गई। अरे रे रे रे, आज तो खतरनाक दिख रही है। लगता है हमारी वाली भाग भाग के पतली हो गई। अब तीनों सहेलियों को गुस्सा आ गया। साले, हमें छेड़ेगा? हाँ, हमें छेड़ेगा? रेखा ने उस लड़के को एक जोर का तमाचा मारा। जब उसके दोस्त आगे आए तो रेखा ने तीनों दोस्तों को मारना शुरू किया। अकेली रेखा इन 3 आवारा लड़कों पे भारी थी। वो तीनों लड़के वहाँ से दुम दबाकर भाग गए। अरे वाह रेखा, तू तो बहुत स्ट्रांग है। इस दिन रेखा को अपनी ताकत का पता चला और वो बहुत खुश थी। पापा, आज मैंने उन आवारा लड़कों की अच्छे से पिटाई की। बेटा, लेकिन तुम्हें कुछ हो जाता तो? पापा, आपको देखना चाहिए था, क्या मजा आया। वो तीनों के तीनों दम दबाकर भागे हैं। आज मुझे पता चला कि मैं भी स्ट्रांग हूँ। वो तो होगी ही, सालों से दौड़ जो रही हो और एक्सरसाइज भी कर रही हो। हाँ पापा, मैं बड़ी होकर पुलिस ऑफिसर बनना चाहती हूँ। वेरी गुड, लेकिन ये इतना आसान नहीं है, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। आई एम रेडी। और बस इस दिन से रेखा ने अपनी ट्रेनिंग शुरू कर दी। वो घंटों तक दौड़ती, टफ वर्कआउट करती और पढ़ाई के लिए भी समय निकाला करती। रेखा की सालों की मेहनत रंग लाई और उसने आईपीएस की परीक्षा पास कर ली। अब वो पुलिस इंस्पेक्टर थी। रेखा को उसी के शहर में पोस्टिंग मिली। उसके परिवार वाले बहुत खुश थे। चल हफ्ता निकाल। अबे ओए बुड्ढे, पैसा निकाल, पैसा, चल चल चल। अरे भाई, अब तक कुछ कमाई नहीं हुई। इस साले अपन से तू झूठ बोलेगा? हाँ? जैसे ही वो गुंडा उस बुजुर्ग आदमी पे हाथ उठाने वाला था,
रेखा बीच में आ गई। रेखा ने उस गुंडे का हाथ मोड़ दिया और दूसरे गुंडे के ऊपर धकेल दिया। तू यहाँ नहीं है, हमसे पंगा मत ले, तुझको ये भारी पड़ेगा। अच्छा, रेखा ने गुंडों की सरेआम धुलाई शुरू कर दी और उस दिन से शहर में रेखा यानी पुलिस वाली बेटी का बोलबाला था। सीतापुर गांव में सोनम अपने माता पिता के साथ रहती थी। सोनम के पापा सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करते थे। शाम को सोनम के पापा साइकिल पर थैला टांग कर लौटते तो सोनम दौड़ते हुए जाती और साइकिल से थैला उतार लेती। पापा, आज क्या चीज लाए हो? तू इतनी बड़ी हो गई और आज भी सबसे पहले थैले में चीज चेक करती है। आज मैं बेसन के लड्डू लेकर आया हूँ। लड्डू बाद में खा लेना, पहले बर्तन धो ले। धो लूंगी माँ, तुम तो हमेशा काम के पीछे पड़ी रहती हो। सोनम पापा के साथ सुबह सुबह पार्क में टहलने जाती थी। बेटा, ये सवाल तो मुझे पूछना चाहिए कि तुम बड़ी होकर क्या बनना चाहती हो, और तुम्हें जवाब देना चाहिए। पापा, मैं अपने करियर को लेकर बहुत कंफ्यूज रहती हूँ। बेटा, करियर में कंफ्यूजन बहुत सारे स्टूडेंट्स को होता है, लेकिन धीरे धीरे तुम्हें अपनी मंजिल का पता लग जाएगा। उसी समय दुनिया में प्लेग महामारी फैलती है। गांव के लोग बेफिक्र होकर अपनी जिंदगी जी रहे थे। सोनम के पापा ड्यूटी करने शहर जाते थे। दुर्भाग्य से वो प्लेग की चपेट में आ जाते हैं। सरकार का एक आदमी सोनम के घर आकर कहता है, मिस्टर राधेश्याम का घर यही है? हाँ। आपके पति प्लेग की चपेट में आ गए हैं, अस्पताल में भर्ती हैं। किसी को उनसे मिलने की इजाजत नहीं है। पूरे गांव में लॉकडाउन कर दिया जाता है और किसी को घर से बाहर जाने की इजाजत नहीं होती। माँ, पिताजी कब घर आएंगे? आ जाएंगे बेटा। एक दिन एक सरकारी आदमी सोनम की पिता की साइकिल देने घर आता है। मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि राधे श्याम जी अब इस दुनिया में नहीं रहे। ये लीजिए उनकी साइकिल और थैला। सोनम अपने पिताजी की साइकिल देखकर बहुत रोती है। सोनम के परिवार की मुश्किलें यहीं खत्म नहीं होती। महामारी बढ़ते बढ़ते गांव तक पहुंचने लगती है। इसीलिए सरकार लोगों से गांव खाली करवा लेती है और गांव के लोगों को कैंपों में भेज दिया जाता है। माँ, हम अपने घर कब लौट पाएंगे? धीरज रखो बेटा। अंधेरा जब बहुत गहरा हो जाता है तो समझना चाहिए कि सुबह करीब है। 6 महीने बाद सोनम और उसकी माँ वापस अपने घर लौट पाते हैं। माँ, मैंने निर्णय कर लिया है कि मैं एक सरकारी ऑफिसर बनूंगी। 12वीं क्लास कंप्लीट होने के बाद सोनम ग्रेजुएशन कंप्लीट करने शहर चली जाती है और ग्रेजुएशन के दौरान वो सब इंस्पेक्टर के एग्जाम की तैयारी करती है। ग्रेजुएशन कंप्लीट होते ही सोनम एसआई का एग्जाम देती है। फिजिकल टेस्ट में वो पास हो जाती है, लेकिन रिटन टेस्ट में फेल हो जाती है। सोनम अपनी माँ को फोन करके बताती है, माँ, मैं रिटन टेस्ट में फेल हो गई। बेटा, सफलता का असली महत्व वही समझ पाता है जिसने कभी असफलता देखी हो। तुम अपनी तैयारी जारी रखो, अगले साल फिर एग्जाम देना। सोनम 1 साल तैयारी करने के बाद दोबारा एग्जाम देती है और इस बार फिजिकल और रिटन दोनों टेस्ट पास कर लेती है। ट्रेनिंग के बाद सोनम की ड्यूटी रामपुर जिले में लगाई जाती है। एक दिन बस में एक लड़का जा रहा होता है। बस अचानक से रुकती है तो लड़का लड़की के ऊपर गिर पड़ता है। तेरी इतनी हिम्मत, तूने मुझे छुआ? नहीं, मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया, बस में झटका लगने के कारण ऐसा हुआ। लड़की लड़के की कोई बात नहीं सुनती, पूरी बस में चिल्ला चिल्ला कर कहने लगती है,
इस लड़के ने खुलेआम मुझे छेड़ा है। बस में मौजूद लोग लड़के की पिटाई करने लगते हैं। सोनम की ड्यूटी उसी रोड पर होती है। सोनम तुरंत बस के अंदर जाती है और लड़के को बचाती है। अब अगर किसी ने इसे हाथ लगाया तो वो जेल में होगा। लेकिन उसने मुझे छेड़ा है। मैंने कुछ नहीं किया, बस में झटका लगने की वजह से ये सब हुआ। चाहे लड़के की गलती हो या ना हो, लेकिन इस तरह भीड़ को किसी को भी पीटने का अधिकार नहीं है। हम तो इसे यहीं पीटेंगे। जिसकी हिम्मत है वो आगे आए। सीसीटीवी कैमरे की रिपोर्ट निकाली जाती है। वो लड़का निर्दोष पाया जाता है। अखबारों में सोनम की बहुत तारीफ निकलती है और सोनम लेडी दबंग ऑफिसर के रूप में फेमस हो जाती है। कुछ दिनों बाद दुनिया में कोविड-20 का एक वायरस फैल जाता है। वायरस सांस के द्वारा एक दूसरे में फैल रहा था। पूरे देश में लॉकडाउन कर दिया जाता है और किसी को भी घर से बाहर निकलने की इजाजत नहीं होती। मैडम प्लीज मेरी हेल्प करिए। मेरी बहन प्रेग्नेंट है, उसकी डिलीवरी होने वाली है, घर पर कोई नहीं है। सोनम तुरंत उस लड़की के साथ जाती है और उसकी दीदी को हॉस्पिटल तक पहुंचाती है। हॉस्पिटल से लौटते समय सोनम देखती है कि कुछ लोग एक औरत के पीछे डंडा लेकर पड़े हुए हैं। अरे ये क्या कर रहे हो तुम लोग? मुझ में वायरस नहीं है। सोनम उस औरत को अस्पताल लेकर जाती है। औरत की जांच करवाती है। औरत में वायरस नहीं है। सोनम उस औरत को मोहल्ले में छोड़ने जाती है। इसमें वायरस नहीं है और अगर किसी में वायरस के लक्षण हैं, तो भी उसके साथ मारपीट करने का अधिकार किसी को नहीं है। लॉकडाउन खत्म होने के बाद सोनम को सरकार की तरफ से बेस्ट पुलिस ऑफिसर का अवार्ड मिलता है। मुझे तुम पर गर्व है बेटा। आज मैं महामारी के दौरान अच्छी तरह ड्यूटी निभा पाई क्योंकि मैंने खुद महामारी की पीड़ा झेली है। आज पिताजी होते तो बहुत खुश होते। गीता और सुनैना 10th क्लास में पढ़ते थे। दोनों में अच्छी दोस्ती थी। दोनों क्लास में खूब मौज मस्ती किया करते। गीता बताओ, राजू गोज टू स्कूल का पास्ट टेंस क्या होगा? नहीं पता। बेटा तुम तो पढ़ाई में बहुत कमजोर हो। जब मैं तुम्हारी उम्र की थी तो मुझे टेंस, एक्टिव, पैसिव सब रटे हुए थे। आपको कोई अच्छा टीचर मिल गया होगा। सबकी किस्मत इतनी अच्छी नहीं होती मैडम। सुनैना तुम बताओ, लिटिल वुमेन की राइटर कौन है? नहीं पता मैम। पढ़ाई पर ध्यान दो तो पता लगे। आपको पता है मैम राहुल, आकाश और सोनू कौन है? मुझे क्या पता। बेटी पर ध्यान दो तो पता लगे। गीता और सुनैना दोनों क्लास से बाहर निकलो। गीता के पापा पुलिस में थे और सुनैना के पापा डॉक्टर थे। पापा अगले महीने आपकी मुरादाबाद से ड्यूटी खत्म होने पर शिमला घूमने चलेंगे। ठीक है बेटा। गीता तुरंत ये बात फोन करके सुनैना को बताती है। सुनैना सुन, हमारी फैमिली अगले महीने शिमला ट्रिप पर जा रही है। तू भी अपने पापा से पूछ ले, फिर हम लोग साथ में ही चलेंगे। पापा मेरी फ्रेंड गीता अपनी फैमिली के साथ शिमला घूमने जा रही है, क्यों ना हम लोग भी उनके साथ जाएं? आप अगले महीने हॉस्पिटल से छुट्टी ले लेना। ठीक है बेटा। अगले दिन गीता और सुनैना बस स्टॉप पर मिलते हैं। अब हम लोग शिमला में खूब मौज मस्ती करेंगे। हाँ, गीता और सुनैना काफी देर तक बस का इंतजार करते रहते हैं, लेकिन स्कूल की बस नहीं आती। यार 8:30 बज गए हैं, अभी तक बस क्यों नहीं आई? तभी बस ड्राइवर खाली बस लेकर आता है। बेटा वायरस फैल गया है, स्कूल बंद रहेगा। कल से पूरे देश में लॉकडाउन है। यार अब स्कूल में ये मौज मस्ती करने को नहीं मिलेगा। दोनों लोग निराश होकर अपने घर लौट जाते हैं। गीता घर पहुंचते ही अपनी मम्मी से पूछती है, मम्मी पापा कहाँ चले गए? बेटा पापा का फोन आया था, वो मुरादाबाद निकल गए। अब हमारी शिमला ट्रिप का क्या होगा? इतने दिनों बाद तो पापा घर आए थे।
उधर जब सुनैना घर पहुंचती है तो उसके पापा हॉस्पिटल जाने के लिए तैयार हो रहे होते हैं। पापा शाम को जल्दी आना, बैडमिंटन खेलेंगे। ठीक है बेटा। सुनैना देर रात तक पापा का इंतजार करती रहती है, लेकिन उसके पापा लौट कर नहीं आते। पापा अभी तक क्यों नहीं आए? मैं अभी पापा को फोन करती हूँ। सुनैना अपने पापा को फोन लगाती है। पापा कितने बजे तक आओगे? बेटा आज नहीं आ पाऊंगा, हॉस्पिटल मरीजों से भरा पड़ा है। अचानक वायरस के सैकड़ों केस आ रहे हैं। और सुनो बेटा, घर से बाहर मत निकलना। उधर गीता के पापा रोड पर निकलने वालों को समझा रहे होते हैं। भाई साहब घर से बाहर मत निकलिए, मैं अपनी माँ की दवाई लेने जा रहा हूँ। ठीक है, तो मेडिकल से अपने लिए एक मास्क भी खरीदिएगा और बिना मास्क के यहाँ वहाँ मत जाइए। गीता के पापा के पास फोन आता है कि उन्हें दीनपुर मोहल्ले में 4 लोगों को पकड़ने जाना है जो विदेश से आए हैं। सरकार को उनमें वायरस होने का डर है। गीता के पापा अपनी टीम के साथ उन 4 लोगों को लेने दीनपुर मोहल्ले में पहुंचते हैं, लेकिन मोहल्ले के लोग पुलिस की टीम पर पथराव कर देते हैं। गीता के पापा के सर में एक पत्थर लग जाता है। पापा आप घर कब लौटेंगे? रो मत बेटा, मैं बहुत जल्दी ठीक होकर घर लौट आऊंगा। एक दिन सुनैना का गीता के पास फोन आता है। गीता तुझे पता है वो ड्राइवर भैया थे ना, बस वाले, लास्ट टाइम जिन्होंने हमें इन्फॉर्म किया था स्कूल बंद रहने के बारे में? हाँ, उनकी कोरोना से डेथ हो गई। अभी राकेश ने मुझे मैसेज करके बताया। और हमारी क्लास का गौरव भी बीमार है। क्लास के सारे लोग गौरव के लिए पैसे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। मैं तुम्हें अकाउंट नंबर सेंड कर दूंगी, तुम भी कंट्रीब्यूट जरूर करना। हाँ सुनैना, मैं कंट्रीब्यूट जरूर करूंगी। सुनैना के पापा दिन रात वायरस के मरीजों का इलाज करने में जुटे होते हैं। एक दिन सुनैना के पापा को खांसी आने लगती है। कहीं मरीजों का इलाज करते करते वायरस मेरे अंदर तो प्रवेश नहीं कर गया। सुनैना के पापा भी अपना टेस्ट कराते हैं, लेकिन रिपोर्ट नेगेटिव आती है। एक दिन सुनैना अपने पापा को फोन करती है। पापा हमारे घर नन्हा मेहमान आने वाला है, माँ प्रेग्नेंट है। पापा प्लीज एक बार घर पर आ जाइए। सुनैना के पापा अपने परिवार से मिलने जाते हैं, लेकिन घर के अंदर नहीं घुसते। रोड के उस पार खड़े होकर ही हाय हेलो बोलते हैं और लौट जाते हैं। सुनैना आंखों में आंसू भरकर अपने पिताजी से बाय बाय बोलती है। वायरस का डर होने के बावजूद सुनैना के पापा लोगों का इलाज करना जारी रखते हैं। उधर पुलिस फोर्स की कमी होने के कारण गीता के पापा सर पर पट्टी बांधकर भी अपनी ड्यूटी निभाते हैं।